हेलो एवरीवन। तो ऑपरेशनल रिसर्च की सीरीज में हम पिछले टॉपिक सीपीएम पर बात कर रहे थे। एक क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे हम, और अब आज की इस वीडियो में हम सीपीएम का एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम पर्ट पर डिस्कशन करेंगे। ओके, तो इस तरह का कुछ क्वेश्चन आता है हमारा। इस बार पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्टिविटीज़ को ABCD के फॉर्म में देखा था। यहाँ पर अब हम कोऑर्डिनेट्स नोड्स के फॉर्म में देखेंगे कि कौन सी एक्टिविटी कौन से नोड से शुरू हुई, कौन से नोड पर खत्म हुई। इतने बड़े चार्ट को देख करके घबराना नहीं है। ये चार्ट एग्जाम में बना हुआ नहीं आएगा, हम लोगों को बनाना है। हम लोगों को क्या दे रखा होगा क्वेश्चन के अंदर, एक्टिविटी और एक्टिविटी का इंडिविजुअल टाइम दे रखा होगा कि फर्स्ट एक्टिविटी जो हमारी 0 से 1 तक जो जाती है वो 2 आवर्स का टाइम लेती है। इस तरह से हम लोगों को इंफॉर्मेशन गिवन होगी। 2022 में 5 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है ये, विक्रम यूनिवर्सिटी में। और इसके अंदर हम लोगों को एक तो नेटवर्क डायग्राम बनाना है। नेटवर्क डायग्राम बनाने के बाद में हम लोगों को इसका टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट और इंडिपेंडेंट फ्लोट फाइंड करना होगा। ठीक है ना। ये TF मतलब टोटल फ्लोट, FF मतलब फ्री फ्लोट, IF मतलब इंडिपेंडेंट फ्लोट फाइंड करना है। और उनके फॉर्मूला हमने यहाँ पर इस तरह से लिख दिए हैं। ये फॉर्मूला है टोटल फ्लोट का, फ्री फ्लोट का और इंडिपेंडेंट फ्लोट का। ठीक है। ये तीनों चीजें फाइंड करने के लिए ही हम लोगों को ये चीज सारी फाइंड करनी होती है। तरीका बहुत इजी है। नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे और उसके बाद में पूरी टेबल को हम फिल करेंगे। क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। क्वेश्चन इस तरह से, ड्रॉ द नेटवर्क डायग्राम फॉर द गिवन प्रॉब्लम एंड फाइंड द टोटल फ्लोट एंड इंडिपेंडेंट फ्लोट और फ्री फ्लोट। क्वेश्चन में हो सकता है कि या तो वो सिर्फ एक ही टाइप का फ्लोट पूछे या फिर तीनों टाइप का फ्लोट भी पूछ सकता है। जनरली अगर वो क्वेश्चन सिर्फ इस तरह से देता है फाइंड द फ्लोट, तो हम लोगों को सिर्फ टोटल फ्लोट ही फाइंड करना होता है इसी केस के अंदर। बट अगर वो बोल रहा है क्लियरली कि टोटल, इंडिपेंडेंट और फ्री फ्लोट तीनों तरीके फ्लोट फाइंड करो, तो हमें तीनों चीजें फाइंड करनी होगी ऐसे केस में। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, नेटवर्क डायग्राम बना लेते हैं। नेटवर्क डायग्राम इस तरह की गिवन डाटा में और इजी हो जाता है। हम लोगों को A और B वाली जो चीज दे रखी होती थी वहां पर हमको प्रेडेसर चेक करना है और उसके हिसाब से मतलब चीजें बिठानी है। यहाँ पर ये नोड्स देख करके हम क्लियरली बना देंगे कि 0 हमारा इनिशियल नोड है और 7 हमारा फाइनल नोड होगा, और उस तरह से हम उनको सब जोड़ जोड़ करके बना देंगे। इजी होने वाला है, देखते जाओ बस। ये 8 है। ठीक है। तो हमारी एक एक्टिविटी है, बड़ा बनाते हैं थोड़ा सा इसको। एक नोड है हमारा 0 नोड, और 0 नोड हमारा जाता है 1 तक। 1 तक जाता है। ठीक है। अब उसके अलावा 1 दो जगह निकल रहा है। दो जगह निकल रहा है मतलब क्या कि एक तो हमारा 2 पर भी जाता है और एक हमारा 3 पर भी जाता है। एक इंटरेस्टिंग चीज बता देता हूँ इसके अंदर। एक तो ये रूल ही है कि हमारे जो नोड्स का कनेक्शन होगा असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक है ना। मतलब कि हमेशा एरो जो होगा, एरो का इनिशियल छोटा नंबर होना चाहिए और एरो का फाइनल पोजीशन हमारा ग्रेटर नंबर होना चाहिए। ठीक है। अगर मैं यहाँ से मतलब 2 जा रहा हूँ और उसके बाद में यहाँ से यहाँ 3 बना देता हूँ और यहाँ पर 4 लिख देता हूँ, तो 4 से 3 नहीं जाना चाहिए। 4 से 3 कोई एक्टिविटी नहीं जाती। एक्टिविटी जाती है 3 से 4 जाती है, 1 से 2 जाती है, 2 से 3 जाती है। मतलब बड़े से छोटे पर नहीं जाना है, छोटे से बड़े पर जाना है। और उसके अलावा एक और चीज ये है कि हमेशा स्ट्रेट लाइन में उन नोड्स को रखेंगे जिसका टाइम ज्यादा हो। ठीक है। जैसे हमारा 1 वाला नोड 2 पर भी जा रहा है और 1 वाला नोड ही 3 पर भी जा रहा है, तो हम स्ट्रेट लाइन में 3 को रखेंगे। क्यों? क्योंकि 3 का टाइम ज्यादा है। ठीक है। हम लोग क्रिटिकल पाथ बनाएंगे ना, तो क्रिटिकल पाथ स्ट्रेट बन जाएगा, उससे ये चीज होगी। अगर हम 3 को ऊपर रखेंगे तो क्रिटिकल पाथ यहाँ से जाकर के फिर ऊपर जाएगा। ठीक। अब अगली चीज, 2 हमारा 4 पर भी जा रहा है और 2 हमारा 5 पर भी जा रहा है। ठीक है। और 3 हमारा 4 पर जा रहा है। ठीक है। तो 3 4 पर जा रहा है ना, तो पहले तो 3 को बना देते हैं। ये 4 बन गया, और 2 हमारा 4 पर भी जा रहा है और 2 ही हमारा 5 पर भी जा रहा है। ठीक। बना दी चीजें। फिर 3 भी बना दिया। अब 3 6 पर भी जा रहा है। ठीक है। और 3 6 पर भी जा रहा है। रुक जाओ कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या हम।
हाँ 3 6 पर भी जा रहा है, तो 3 को 6, वैसे तो मैंने कहा था कि 3 4 पर भी जा रहा है, 6 पर भी जा रहा है, तो स्ट्रेट में हमको 6 को पहले रखना चाहिए था, पर फिर 4 यहाँ बीच में कहीं फंसता, तो ठीक है अब 6 को नीचे रख देते हैं। नेटवर्क डायग्राम इंडिविजुअल का अलग अलग बन सकता है, ठीक है, अपनी अपनी टेक्निक हो सकती है, बट ध्यान में ये रखना है कि सारी एक्टिविटीज कवर हो और गलत तरीके से कुछ भी ज्वाइन नहीं करना है। फिर उसके बाद में क्या है, 4 ज्वाइन हो रहा है 7 पर, 4 ज्वाइन हो गया हमारा 7 पर, और 5 भी ज्वाइन हो गया 7 पर, और 6 भी ज्वाइन हो गया हमारा 7 पर। स्ट्रेट लाइन बनानी, बात ध्यान में रखना, लाइन कर्व नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और टर्न भी नहीं आना चाहिए उसके अंदर, लाइन के अंदर हमारी जो कुछ भी एक्टिविटीज की लाइंस होगी सारी स्ट्रेट बनानी है हमें, और डॉटेड लाइन कहाँ बनानी है, जहां पर डमी एक्टिविटी हम इंट्रोड्यूस करेंगे, यहाँ पर कहीं नहीं करनी पड़ी, ठीक। अब इसके टाइमिंग्स भी लिख देते हैं, टाइमिंग्स चाहो तो साथ के साथ भी लिख सकते हैं, बाद में लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो अपनी अंडरस्टैंडिंग पर है। 1 से 2 है 8, ठीक, 1 से 3 है 10, और 2 से 4 है 1 से 3 हो गया, 2 से 4 है 6, 2 से 5 है 3, 3 से 4 है 3, 3 से 6 है 7, और 4 से 7 है 5, 5 से 7 है 2, और 7 से 8 है 7। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है, बहुत सिंपल सा नेटवर्क डायग्राम बना है। अब हमको सिर्फ इसका अर्लीस्ट टाइम और लेटेस्ट टाइम बताना है, ठीक है ना। अर्लीस्ट टाइम और लेटेस्ट टाइम की डेफिनेशन अपने जहन में अच्छे से बिठा लेना कि अर्लीस्ट स्टार्ट और अर्लीस्ट फिनिश टाइम एक ही चीज़ होती है, ठीक है। जैसे अगर मैं इस एक्टिविटी का यहाँ पर E0 जो लिखूंगा, तो वो इस एक्टिविटी का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम होगा, इस एक्टिविटी का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्या होगा, E0 होगा, ठीक। अब यहाँ पर मैं E1 भी लिखूंगा, ये E0 हो गया, यहाँ E1 हो गया। अब ध्यान में रखना कि इस एक्टिविटी का अर्लीस्ट फिनिश टाइम E1 है, पर इन दोनों एक्टिविटी का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम E1 है, ठीक है ना। मतलब कि प्रेडेसर एक्टिविटी जो थी उसका तो फिनिश टाइम हुआ, पर सक्सेसर जो हुई उसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम यही कहलाएगा। और लेटेस्ट टाइम मतलब क्या, कि हम कितनी देर से शुरू कर सकते हैं, तो कितनी देर से शुरू कर सकते हैं हम लोगों का काम पीछे से काउंट होता है, पीछे से काउंट होगा। यहाँ पर फिर हम L7 भी फाइंड करेंगे, यहाँ तक जब फॉरवर्ड कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर E7 भी आएगा ही सही, ठीक है। और जब बैकवर्ड कैलकुलेशन करने लगेंगे तो लेटेस्ट टाइम के लिए L को यूज करते हैं और पीछे से कैलकुलेशन करते हुए चले जाते हैं, ठीक है। कोई भी एक्टिविटी हमको शुरू करनी है तो उसका इनिशियल टाइम क्या हो सकता है, कितने टाइम में शुरू करनी है, 0 टाइम पर शुरू करते हैं, ठीक। ये एक्टिविटी कंप्लीट हुई तो इस एक्टिविटी का अर्लीस्ट फिनिश टाइम क्या हुआ, E1 हुआ, और उस E1 की वैल्यू क्या होगी, E1 होगा, E1 को मैं यहाँ लिख देता हूँ, E1 इज इक्वल्स टू E0 प्लस T12, ये हमारा अर्लीस्ट टाइम का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। आगे में एक और जगह यहाँ जब डबल डबल एक्टिविटीज आएगी तब बताऊंगा कि अर्लीस्ट टाइम में हम मिनिमम भी लेते हैं, पिछली वीडियो में भी डिस्कस करा है, इस वीडियो में थोड़ा तेजी में बताऊंगा मैं, ठीक है। 2 प्लस करेंगे 2 आ गया, ठीक है, 2 में 8 प्लस करेंगे 10 आ गया, ठीक। 2 में 10 प्लस करेंगे 12 आ गया, ओके। अब उसके बाद में इसको थोड़ा जगह दे करके लिखते हैं ना, ठीक। अब यहाँ पर हमें E4 और L4 भी लिखना है, ठीक। L4, अब L4 पर 2 एरोज आ रहे हैं, हमारी 2 एक्टिविटीज आ रही है, एक तो ये वाली एक्टिविटी भी आ रही है और एक ये वाली एक्टिविटी भी आ रही है। तो मैंने बताया था कि हम मैक्सिमम कंसीडर करेंगे, अगर मैं यहाँ 10 से 6 प्लस करूँ तो आंसर क्या आएगा, 16 आएगा। यहाँ 12 में 3 प्लस करूँ तो 15 आएगा, ठीक है। मैक्सिमम क्या है, 16 है, तो हाँ E4 को क्या लिखेंगे, 16 लिखेंगे, ये वाले रास्ते से आए,
ये वाले रास्ते, ठीक। यहाँ पर L2 भी लिखना होगा हमको जब बैकवर्ड कैलकुलेशन करेंगे तब, है ना। यहाँ पर अब E5 और L5 और यहाँ पर E6 और L6 लिखना होगा हमें, ठीक। अब यहाँ से 16 में 5 प्लस करूँगा तो हो सकता है यहाँ पर मतलब फाइनल टाइम हमारा कितना आ जाएगा, 16 प्लस 5 होता है 21 आ सकता है। पर मुझे क्या पता है कि 7th एक नोड पर 3 एक्टिविटीज आकर के मिल रही है, ये वाली भी आ रही है, ये वाली भी आ रही है, ये वाली भी आ रही है, मुझे मैक्सिमम कंसीडर करना है। तो अपन पहले सीधे सीधे रास्ते जोड़ देते हैं। 10 प्लस 3 13 आ गया यहाँ पर, और 12 प्लस 7 कितना हो जाएगा 19, ठीक है ना। अब 19 में 8 जोड़ने पर क्या आता है हमारा, 19 में 8 जोड़ने पर आएगा ना हमारा 27 ही आएगा ना, हाँ 27 आएगा। 16 में 5 जोड़ने पर 21 आएगा, 13 में 2 जोड़ने पर 15 आएगा, ठीक। ध्यान दे लेना, यहां से अगर मैं इधर आया तो आंसर क्या आएगा 15, ठीक है। यहां से अगर आया तो आंसर क्या आएगा 16 प्लस 5 21, यहां से अगर आया तो आंसर क्या आएगा 27 आएगा, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ हमें मैक्सिमम कंसीडर करना है हर बार। इसको लिखना कैसे, इसको लिखना वैसे तो लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक। एक चीज ये एग्जामिनर को अंडरस्टैंडिंग होगी, सही ऑब्वियसली बात है कि इतनी कैलकुलेशन कर रहे हैं हम, सारे टाइमिंग्स लिख रहे हैं, तो मतलब हम लोगों को ये चीज पता है कि हम अर्लीस्ट टाइम निकाल कैसे रहे हैं, हवा में तो नंबर नहीं लिखेंगे, ओके। तो यहाँ पर 27 आएगा, इस चीज को हम लिखेंगे कैसे कि हम E7 अगर हम फाइंड कर रहे हैं तो हम मैक्सिमम लेंगे। मैक्सिमम किसका लेंगे, या तो E5 प्लस T57 का, या फिर E4 प्लस T47 का, या फिर E6 प्लस T67 का, ठीक है ना। इन तीनों में से जो भी मैक्सिमम आएगा वो हम कंसीडर करेंगे। E5 प्लस T57 क्या आ रहा है 15 आ रहा है, E4 प्लस T47 क्या आ रहा है 21 आ रहा है, E6 प्लस T67 क्या आ रहा है 27 आ रहा है। बार बार कह रहा हूँ मैक्सिमम कंसीडर करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पर 27 आएगा, ठीक है। अब ये इररिलेवेंट चीजें मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ओके। तो अब हम लेटेस्ट टाइम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। बैकवर्ड कैलकुलेशन से करेंगे हम, पीछे से सब्ट्रैक्ट करते हुए चलेंगे, सब्ट्रैक्ट करते हुए चलेंगे। और जहां पर अगर एक एक्टिविटी से 2 या 2 से ज्यादा नोट्स आउट हो रही है तो वहां पर हम मिनिमम नंबर को कंसिडर करके जाएंगे, ठीक है ना। जैसा यहाँ से मैं 27 से ऊपर गया, अब 5 से आउट होने वाली एक्टिविटी कितनी है, सिर्फ एक ही है, तो 27 में से सिर्फ 2 को माइनस करूंगा मैं, और कुछ भी काम नहीं है मेरा, ठीक है। 27 में से 2 गया 25 आ गया, ठीक। फिर 27 से मैं इधर आया तो 4 से भी आउट होने वाली एक्टिविटी कितनी है, सिर्फ एक ही है, तो 27 में से 5 गया, बचा कितना 22। सेम इधर से मैं इधर आऊंगा तो 8 माइनस करूंगा, बचेगा कितना 19, ठीक। इधर से मैं अब इधर आऊंगा, तब ये थर्ड वाली एक्टिविटी से आउट होने वाली एक्टिविटीज कितनी है, 2 है, एक तो ये भी आउट हो रही है, एक ये भी आउट हो रही है, तो यहाँ के लिए मुझे मिनिमम को कंसिडर करना है। पर उसके पहले क्या करूंगा, हाँ बस हो गया, क्या है 22 में से 3 गया कितना आएगा, 22 में से अगर मैं 3 चला गया तो कितना आएगा 19, ठीक। और 19 में से अगर 7 चला गया तो आएगा कितना 12, ठीक। मैंने क्या बोला कि लेटेस्ट टाइम जब काउंट कर रहे हैं हम और बैकवर्ड कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो बैकवर्ड कैलकुलेशन में हम मिनिमम को कंसीडर करेंगे, तो मिनिमम क्या है 12 है, तो L3 क्या आएगा 12 आएगा, ठीक। अब यहां से जब वापस पीछे आ रहे हैं तो अगेन यहाँ पर 2 नोड्स आउट हो रहे हैं, तो पहले तो हम L2 फाइंड कर लेते हैं, फिर L1 की बात करेंगे। L2 फाइंड करेंगे तो 25 में से 3 क्या आएगा 22, 22 में से 8 गया, 22 में से 8 गया तो बचा कितना 6 उधर 14, या फिर 12 में से 10 गया तो बचा कितना 2, या तो मैं यहाँ 14 लिखूं या 2 लिखूं, मैंने बोला बैकवर्ड कैलकुलेशन में मिनिमम क्या है 2 है, 2 में से 2 क्या आया कितना 0, बस खत्म हो गई पिक्चर यहाँ पर।
ओके, अब क्रिटिकल पाथ के लिए मैंने बताया हुआ है कि जहां जहां भी एल आई और ई आई इक्वल होंगे वहां वहां को हम क्या बोलेंगे कि क्रिटिकल नोड्स हैं, और वो पूरा जो पाथ बन रहा है वो पाथ क्या है, क्रिटिकल पाथ है। ठीक है, ये दोनों क्रिटिकल नोड्स हैं। देखो यहाँ भी 0 0 है, यहाँ भी 2 2 है, तो ये वाली एक एक्टिविटी क्या हो जाएगी, क्रिटिकल हो जाएगी। इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक, फिर उसके बाद में देखो यहाँ 2 2 है, यहाँ 12 12 है, ये वाली एक्टिविटी भी क्रिटिकल हो गई थी, यहाँ भी। ठीक, फिर यहाँ 12 12 है, पर यहाँ 16 और 22 है, तो ये वाली एक्टिविटी क्रिटिकल नहीं कहलाएगी। यहाँ 12 12 है और यहाँ 19 19 है, तो क्रिटिकल एक्टिविटी क्या हुई, ये वाली। ठीक, 19 19 27 27, तो अगेन ये वाली क्रिटिकल एक्टिविटी हो गई। ठीक है, बस ये हमारा क्रिटिकल पाथ बन गया। अब क्रिटिकल पाथ लिखेंगे कैसे, एग्जाम में पूरा लिखना। ठीक है, यहाँ पर ऐसे लिख दे रहा हूँ मैं सीपी करके। क्रिटिकल पाथ कैसे लिखेंगे कि हम सबसे पहले 0 इवेंट से शुरू करेंगे और 0 से 1 तक का एक एक्टिविटी कंप्लीट करेंगे। फिर 1 के बाद में हम 3 प्रेजेंट करेंगे, और 3 के बाद में 4 नहीं करेंगे, 6 करेंगे, और 6 के बाद में 7 करेंगे। अब क्रिटिकल पाथ ये हमारा ये वाला हो गया कि हम 3 के बाद में 6 करेंगे, 6 के बाद 7 करेंगे। इसका मतलब ये है कि 3 के बाद में 6 तो करना ही है, और बीच का जो टाइम रहेगा उस बीच में बाकी एक्टिविटीज भी चलती रहेगी। क्रिटिकल टाइम का मतलब ये है कि मैक्सिमम टाइम इतना लगने वाला है। ठीक है ना। अब एस्टिमेट, क्रिटिकल टाइम बोलो या एस्टिमेटेड टाइम बोलो फॉर होल प्रोजेक्ट, एक ही बात होती है। क्या है भाई, जो यहाँ E7 और L7 आया ना फाइनल नोड पर, वही हमारा एस्टिमेटेड टाइम होता है। 27 आवर्स बोल लो, डेज बोल लो या ईयर्स बोल लो, जो कुछ भी क्वेश्चन में दे रखा हो उस हिसाब से ये यूनिट बन जाएगी। ठीक, अब हम लोगों को ये टेबल फिल करनी है, सिंपल चीजें हैं। हाँ, ई आई मतलब ये इनिशियल जितने भी ना सारे के सारे आई हैं, और फाइनल जितने भी वो सारे क्या हैं, जे है। ठीक है, ई आई मतलब ई जीरो क्या है, 0 है। ठीक, ई वन 2 है, ई वन 2 है, ई टू 10 है, ई टू 10 है, ई थ्री 12 है, ई3 12 है, ई4 16 है, ई फाइव कहाँ गया, 13, ई सिक्स 19। ठीक, प्लस करते चले जाओ बस। देखो मैं एक और चीज बार बार कह देता हूँ, ये जो हम प्लस करते हैं ना, ये हमारा ये वाला टाइम निकल करके आता है, मतलब कि वो चीज अलग आती है। मैं यहाँ पर ईजे का भी कॉलम बना रखा है ना, अभी डिफरेंस पकड़ में आ जाएगा कि ई आई प्लस टी आई जे अलग चीज होती है, ये अर्लीस्ट फिनिश टाइम होता है, और ई जे अलग चीज होती है। ठीक है, इसका अर्लीस्ट टाइम से ऐसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ईजे में क्योंकि ये वाले टर्म्स भी सारे इंक्लूड होंगे। ठीक है, अभी चलो ऐड कर लेते हैं, कुछ नहीं है, टीजे को प्लस करना है, यही टी आई जे यही है। इसको टीई भी लिखा हो सकता है एग्जाम के अंदर, तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक, 0 + 2 2, 10 12 16 13 15 और 19, और ये हुआ 21, ये हुआ 15, ये हुआ कितना, 27। ठीक, फिर ईजेस क्या है, ईजे मतलब क्या, ये जेथ पोजीशन ये वाली है, इनकी वैल्यूज लिखनी है, अलग अलग आएगी, क्लियर दिख जाएगा आप लोगों को। ठीक, ई वन 2, ई टू 10, ई थ्री 12, ई फोर 16, ई5 13, गड़बड़ कर रहा हूँ क्या, ई4 16, हाँ देखो अंतर आ गया ना, अंतर आ गया। ई6 19, ई7 27 27 27, सिंपल चीज हो गई बस, और कुछ नहीं है। चलो भैया, बोर्ड पे सॉल्व करते करते हम
एक और एग्जाम्पल भी साबित कर देते हैं कि भाई नजर हटी और दुर्घटना घटी। क्या हम लोगों से गड़बड़ हुई है? क्या गड़बड़ हुई? अच्छा हुआ मतलब कि ये वाले कॉलम का हमको हर जगह काम नहीं आया था, तो इसलिए पूरा चार्ट नहीं बिगड़ा है। तो ध्यान रखने वाली बात है कि हमसे एक तो यहाँ गड़बड़ हुई, ठीक है, इस कारण से हमने ये एलजे में भी यहाँ पर ये चीज़ गलत पुट करी, और फिर ये एलजे यहाँ गलत पुट करा था जब इसको सब्ट्रैक्ट करा, तो ये वाली रीडिंग यहाँ भी फिर गड़बड़ आई। फिर इंडिपेंडेंट फ्लोट फाइंड करते तो वो भी गलत किया था, तो हम इसको करेक्ट कर लेते हैं। करेक्शन क्या होगा कि यहाँ पर जब हम L2 फाइंड करेंगे, L2 फाइंड करने के लिए हमने क्या करा कि 25 में से 3 माइनस करके 22 लिख दिया, जबकि हमको कहना क्या था कि 22 और ये 22 माइनस 6 19, इन दोनों में से हमको मिनिमम लेना था। सॉरी 19 नहीं 16, ठीक है, मिनिमम लेते तो यहाँ पर 22 की जगह पर क्या आना चाहिए था, 16 आना चाहिए, ठीक है। एक तो गड़बड़ ये हुई हमारे साथ में, तो इसी कारण से यहाँ पर भी 16 बनेगा। अब ये एलजे वाली जो रो है, एलजे वाला जो कॉलम है, इसका हमारे पास में कहीं और कुछ यूज था ही नहीं, तो इस कारण से कहीं गलती हुई नहीं, पर ये चीज हमको ध्यान में रखनी है एग्जाम में, ठीक है। अब यहाँ पर भी जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे एलजे माइनस ई आई, ये जब करेंगे तो यहाँ पर 14 आएगा, ठीक है। अब सिंपली हमारा इंडिपेंडेंट फ्लोट वाला कॉलम रेडी हो जाएगा। क्या करना है हम लोगों को, फ्री फ्लोट में से एलजे माइनस ईजे करना है, फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, इसको कंसिडर करके, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, माइनस का 2 माइनस का 14 माइनस का 10 माइनस का 12 माइनस का 12 माइनस का 15 और यहाँ माइनस का 9, यहाँ पर माइनस का 7, यहाँ पर माइनस का 5, यहाँ पर माइनस का 2 और यहाँ पर माइनस का 8। ये हमारी टेबल कंप्लीट हो गई। ये हमने तीनों टाइप के फ्लोट्स फाइंड कर लिए, क्रिटिकल पाथ फाइंड कर लिया, एस्टिमेटेड टाइम फॉर होल प्रोजेक्ट फाइंड कर लिया, और ये सारे फ्लोट्स का वैसे ऐसा कुछ मेजर काम होता नहीं है। हम लोगों को ध्यान में क्या रखने वाली बात रहती है कि हमको टोटल फ्लोट की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जरूरत पड़ती है, कि जहां जहां भी टोटल फ्लोट हमारा 0 आ रहा होता है ना, वही हमारी क्रिटिकल इवेंट्स होते हैं और वही क्रिटिकल एक्टिविटीज होती है। जैसे 0 से 1, फिर उसके बाद में 1 से 3, फिर उसके बाद में 3 से 6, फिर उसके बाद में 6 से 7, ये हमारा क्रिटिकल पाथ बना, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। और ये सीपीएम का एक क्वेश्चन हो गया। अब इसके आगे एंडिंग में मैं पीवाईक्यूज आपको लिख करके बता दूँ, वो आपको खुद प्रैक्टिस करने होंगे, और अगली लेक्चर में हम पार्ट डिस्कस करेंगे। ओके, तो एक ही क्वेश्चन है, ये आप लोग को खुद ट्राई करना होगा। 2024 में 5 नंबर में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ प्रोजेक्ट हैज द फॉलोइंग स्केड्यूल, कंस्ट्रक्ट पर्ट नेटवर्क। अब यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना कि भाई सर यहाँ पर पर्ट आ गया, सीपीएम अलग चीज़ होती है, पर्ट अलग चीज़ है, अलग अलग चीज़ें नहीं होती है भैया। पर्ट नेटवर्क को ही नेटवर्क डायग्राम ही बोलते हैं। पर्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक, ठीक है ना। मतलब हम प्रोग्राम का इवेल्युएशन करेंगे और रिव्यू करेंगे, उस टेक्निक से हम नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे। सीपीएम में भी वही करना होता है। तो जो नेटवर्क डायग्राम होता है उसको बोलते हैं पर्ट डायग्राम भी बोलते हैं उसी को, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होना है, बस चीज ध्यान में रखनी है कि टाइम अगर एक सिंगल टाइप का दे रखा है तो वो सीपीएम मेथड से होगा, अगर 3 अलग अलग टाइम दे रखे हैं तो वो पर्ट से होगा। पर्ट का टॉपिक मैं अगली वीडियोस में कवर करूंगा। यहाँ पर एक और चीज कंफ्यूजन ये नहीं होना कि सर 2-2 टेबल आ गई, नहीं, ये बस वो पेपर में ऐसा इसलिए देगा क्योंकि उसको जगह बचानी है, अदरवाइज ये एक सिंगल टेबल बहुत लेंदी हो जाएगी। और फिर उसके बाद में इसने इस अर्लीस्ट टाइम को टी लिखा है तो भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, लेटेस्ट टाइम को TL लिखा है तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्या फाइंड करना होगा, EI और फिर EI प्लस TIJ फाइंड करना होगा, और LI और LJ और TI LJ माइनस TIJ फाइंड करना होगा, ठीक है। मतलब लेटेस्ट टाइम के दोनों कॉलम और अर्लीस्ट टाइम के दोनों कॉलम फाइंड करने होंगे, ठीक है। फ्लोट फाइंड करना है, सिर्फ फ्लोट बोला हुआ है, मतलब हमको सिर्फ टोटल फ्लोट फाइंड करना है, सारे फ्लोट नहीं फाइंड करना है। ये आप लोगों का होमवर्क है। 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इजी सा है, फटाफट हो जाएगा। थैंक यू।